इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुबह के 9 बजे हैं, वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे भगोड़े मेहुल चौकसी की भारत वापसी पर आई है क्या बड़ी खबर, जेल में कैसे बीती रेसलर सुशील कुमार की पहली रात और कोरोना से अनाथ बच्चों को योगी सरकार ने दिया क्या राहत पैकेज। लेकिन शुरुआत कश्मीर से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर एक बेकसूर की जान ले ली। घटना त्राल की है, जहां बीजेपी के काउंसलर राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल रात राकेश पंडित अपने दोस्त के घर गए थे। रात करीब 10:15 बजे 3 आतंकवादी पहुंचे और तोड़फोड़ गोलियां बरसाकर राकेश पंडित की हत्या कर दी। इस हमले में राकेश के एक दोस्त की बेटी बुरी तरह से घायल हो गई। पिछले साल घाटी में बीजेपी के 5 नेताओं की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दे दी गई। राकेश पंडित को भी सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी। 2 पीएसओ उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन कल वो बिना सुरक्षा के अपने दोस्त के घर गए और घात लगाए आतंकवादियों ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हमले के बाद इलाके को घेर लिया गया और आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल लगभग 10:30 बजे फोन आया था श्रीनगर से ही कि इस तरह से हो गई है, तो इसी में तो उसके बाद हमें पूछताछ में लग गए, तो देर रात तक तो पता ही नहीं चल रहा था। तो इस बाद में तो ये कन्फर्म हो गई, तो मीडिया पर भी आ गया, तो उसमें तो सारा कुछ। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम कैसे हिंदू जो पंडित लोग हैं उनको भले का बकरा बना रहे हैं। और आतंकवादियों की इस कायराना करतूत पर कश्मीर घाटी के लोगों में भी काफी गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने राकेश पंडित की हत्या पर दुख जताया और कहा कि जिन आतंकवादियों ने इस हरकत को अंजाम दिया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, जोशीले और जुझारू कार्यकर्ता श्रीमान राकेश पंडित जी पर कश्मीर घाटी के त्राल में रात के अंधेरे में छुपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने वार किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो मातृभूमि पर बलिदान हो गए। श्री राकेश पंडित जी ने 1990 के दशक से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान हो, आतंकवादी, अलगाववादी, इनका डटकर मुकाबला किया और हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। आज जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। और इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मंजूर, आतंकवादियों ने एक और बेकसूर को मौत के घाट उतार दिया। ये बताइए कि राकेश पंडित अपनी सुरक्षा के बिना क्यों गए थे, क्या कुछ वजह थी जबकि उनको खतरा था? देखिए अर्चना, कल रात 10:15 बजे की ये घटना है जब 3 मिलिटेंट्स राकेश पंडिता के एक दोस्त मुश्ताक अहमद के घर में घुसते हैं और नज़दीक से राकेश पंडिता पर जो है गोलियां चलाते हैं। और इस गोलाबारी के दौरान उनके दोस्त मुश्ताक अहमद की बेटी जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन राकेश पंडिता की जो है मौत हो जाती है। इस घटना के तुरंत बाद हालांकि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है और जो जानकारी मिल रही है, तीनों मिलिटेंटों की पहचान जो है कर ली गई है और चप्पे चप्पे पर जो है उनकी तलाश की जा रही है। जो पुलिस की तरफ से बयान इस घटना के बाद जारी हुआ है, उसके पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता जो है वो श्रीनगर में रहते थे और उनको सुरक्षा दी गई थी, लेकिन कल वो अपने दोस्त के यहाँ बिना सिक्योरिटी के चले गए थे और
ये जानकारी जब मिलिटेंटों को मिली तो उन्होंने 10:15 बजे के करीब जो है इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद जो है जितने भी नेता जो कश्मीर के हैं उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। खासकर जम्मू कश्मीर की पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने तुरंत ट्वीट किया और इस घटना की निंदा की है। और पुलिस ने भी कहा है कि उन्होंने जो SOPs था उनका पालन नहीं किया, वो बिना सिक्योरिटी के चले गए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी पंच सरपंच जिन्हें सिक्योरिटी मुहैया कर दी गई है वो बिना सिक्योरिटी के एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। अगर वो जाते भी है तो कम से कम पुलिस को जो है इसकी इतला दी। लेकिन राकेश पंडिता ने ऐसा नहीं किया, वो बिना सिक्योरिटी के चले गए और मिलिटेंटों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी बयान जारी हुआ है कि राकेश पंडिता के किसी रिश्तेदार की जो है कुछ दिनों पहले डेथ हो चुकी थी और वो 8वां कल उनका वहां पर था और वो चले गए थे बिना सिक्योरिटी के वहां पर। और ये खबर जो है मिलिटेंटों को पहुंची और मिलिटेंटों ने इस घटना को अंजाम दिया जिसमें राकेश पंडिता की जो है मौत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए मंजूर की। त्राल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कश्मीर में पुलिसकर्मी से राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। पूछताछ के दौरान उस संदिग्ध आतंकी ने पुलिस वाले की राइफल छीन ली और गोली मार दी। ये घटना पुलवामा के त्राल के SOG कैंप की हुई है। घायल पुलिस कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 13,500 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत वापसी पर आज फैसला हो सकता है। डोमिनिका का कोर्ट आज ये फैसला सुनाएगा कि मेहुल चोकसी को भारत डिपोर्ट किया जाएगा या उसे एंटीगुआ के हवाले कर दिया जाएगा। मेहुल चोकसी मामले में आज शाम फिर से सुनवाई शुरू होगी। यह सुनवाई भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे के बाद होनी है। सुनवाई के दौरान मेहुल चोकसी की भी कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच मेहुल चोकसी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा दिख रहा है। मेहुल चोकसी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। चोकसी के वकील का दावा है कि जज ने अपना फैसला लिख लिया है और आज ये फैसला सुना दिया जाएगा। मेहुल केस की सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक देर रात तक चली। सुनवाई के दौरान कोर्ट में डोमिनिका की सरकार ने साफ साफ कहा कि मेहुल चोकसी की याचिका वैध नहीं है और कोर्ट को उसे नहीं सुनना चाहिए, जबकि चोकसी के वकीलों ने कहा कि उसे अगवा किया गया। इस पर डोमिनिका सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मेहुल चोकसी अवैध रूप से देश में घुस आया है। भारत का पक्ष मजबूत है और उसे भारत के हवाले कर देना चाहिए। जवाब में मेहुल चोकसी के वकील ने कहा कि पूरा मामला अपहरण को लेकर है, प्रत्यर्पण को लेकर नहीं। चोकसी भारत का नागरिक नहीं है, इसीलिए भारत इस केस में पार्टी नहीं है। मेहुल चोकसी का क्या किया जाए, इस पर एंटीगुआ और डोमिनिका की सरकारों का अलग अलग रुख है। डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन ने कहा कि चोकसी को वापस एंटीगुआ भेज दिया जाए, जबकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने साफ कर दिया कि चोकसी अभी भारत का ही नागरिक है। एंटीगुआ ने उसे नागरिकता नहीं देने का नोटिस भेजा था जिस पर उसने स्टे ले लिया। उसके खिलाफ भारत में धोखाधड़ी का मामला है, इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का यह बयान मेहुल चोकसी के खिलाफ जा सकता है और उसे डोमिनिका कोर्ट भारत भेजने का फैसला सुना सकती है। मेहुल चोकसी किसी तरह बच जाए, इसकी कोशिश उसका पूरा परिवार कर रहा है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने भगोड़े मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी से बात की। प्रीति इस वक्त एंटीगुआ में ही मौजूद हैं। प्रीति ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में तफसील से बताया। ये वही मिस्ट्री गर्ल है जो डोमिनिका में राहुल चोकसी के साथ नजर आई थी। मैम, ये जो खबर चल रही है, जो एंटीगुआ मीडिया के हिसाब से जो खबर चल रही है कि ये जो बरबरा नाम की जो ये महिला हैं, ये कहाँ की हैं और मिस्टर चोकसी के संपर्क में कैसे आई? वो कहाँ की है, वो एक्चुअली रियल बाबरा कौन है वो नहीं मालूम है, लेकिन जो बाबरा क्लेम कर रही थी, जो लेडी यहाँ थी, वो हंगरी की थी। ओके। एंड सॉरी, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? मैम, ये मेहुल चोकसी के संपर्क में कैसे आई? एंटीगुआ में मतलब आप लोगों से भी मिली थी क्या ये? अगस्त में वो अगस्त 2 to 7 हमारे घर के सामने बगल में वो और उसकी फ्रेंड आई थे। दोनों ने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। यहाँ पे कोविड था तभी, सो सब लोग जब भी चलने के लिए जाते थे तो शी वुड ऑल्सो स्टार्ट वॉकिंग और वैसे बात होती थी। शी स्टार्टेड
connecting with my husband, you know, के साथ में चलते हैं, बात करते हैं, Okay. hi, hello, that kind of thing. Okay. And then she came down in April and she came down now in May. एक वीक के लिए तभी अगस्त में थी, that we know of, and then अप्रैल में थी एक वीक या मोर, एंड अभी मई में। आप क्या समझते हैं कि उन्हें वापस इंडिया आना चाहिए, यहाँ पर उन्हें जो लॉ को फॉलो करना चाहिए या लॉ को फेस करना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि लॉ, ये जो अभी सब हुआ जो है, लॉ हैज नॉट बीन फॉलोड, इंटरनेशनल लॉ हैज बीन ब्रोकन, ट्रीटीज हैव बीन ब्रोकन, तो कौन सा लॉ कौन फेस करेगा? ये कैसे, ये राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस इज अ केस ऑफ किडनैपिंग and can become a hostage situation. तो पहला, I think we need to address the matter at hand. अभय पराशर, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभय, आपने मेहुल चोकसी की पत्नी से बात की, वो कानून की बात कर रही हैं, तो हंसी आती है सुनकर कि जिसने कानून को माना ही नहीं, उसके परिवार के लोग कानून की बात कर रहे हैं। बहरहाल, डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों की सरकारें इस पक्ष में हैं कि मेहुल चोकसी को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया जाए। भारत का पक्ष कितना स्ट्रांग है इसमें? देखिए, बिल्कुल आज इसमें फैसला आ सकता है, क्योंकि कल सुनवाई पूरी हो गई है, और क्योंकि डोमिनिका के जो प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये भी दलील दी है और ये पूछा है मेहुल चोकसी की लीगल टीम से, उनके वकीलों से, कि लीगल तरीके से डोमिनिका कंट्री के अंदर एंट्री की है मेहुल चोकसी, पूछा गया है। और क्योंकि पहले ही एंटीगुआ के जो पीएम ने बात साफ कर दी है कि मेहुल चोकसी को, लेकिन उस पर उन्होंने स्टे ले लिया था, और एंटीगुआ भी इस फेवर में है कि मेहुल चोकसी को वापस भारत भेज दिया जाए। चलिए, दोनों देश इस फेवर में हैं कि मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाए। आज शाम 6 बजे जो सुनवाई होगी भारतीय समय के अनुसार, उसमें क्या निर्णय होता है, इस पर ही सबकी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए भाई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को वैक्सीन की 30 करोड़ डोज देने का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी को दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कंपनी से कहा कि वो अगस्त से दिसंबर के बीच 30 करोड़ डोज वैक्सीन रिजर्व रखे। इस ऑर्डर के बदले केंद्र सरकार कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए एडवांस में देगी। बायोलॉजिकल ई नाम की इस कंपनी की वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। अगले कुछ महीनों में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इस 30 करोड़ डोज से भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो केंद्र सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को 30 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है, और ये कंपनी बायोलॉजिकल ई है। अभी इसके तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है, लेकिन दिसंबर में 30 करोड़ डोज रिजर्व रखे, ये बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई कि अगस्त से दिसंबर तक ये कंपनी 30 करोड़ डोज को रिजर्व रखे। अगले कुछ महीनों में ये वैक्सीन अगर उपलब्ध हो जाती है तो इस 30 करोड़ डोज से भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को और ज्यादा कामयाबी मिलेगी। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, इस कंपनी की जो वैक्सीन है उसका 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी से सरकार ने कह दिया है कि 30 करोड़ डोज वो तैयार रखे देने के लिए, यानी वैक्सीनेशन अभियान अगस्त से दिसंबर तक बहुत तेजी में चलेगा अगर ये डोज मिलती हैं। निश्चित तौर पर उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का डील भी कर लिया गया उस कंपनी के साथ, और इसमें रिसर्च में भी भारत सरकार की तरफ से उस कंपनी को 100 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी। भारत सरकार का जो वैक्सीन सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उस मिशन के तहत ये धनराशि भी उस कंपनी को दी गई थी, और अब 1500 करोड़ रुपए के तहत 30 करोड़ डोज के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच में ये डील किया गया। इस कंपनी की बात कर रहे हैं तो 1950 से 60 के दशक से ही ये कंपनी वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में दुनिया में बहुत अच्छा स्थान रखती है, और इसकी जो कैपेसिटी है लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। और ह्यूस्टन की एक इंस्टीट्यूट के साथ इसने शुरू में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वहां से रिसर्च किया, उसके बाद अपनी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, इसके लिए कंपनी लगातार पिछले दिनों काम कर रही थी। और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में तकरीबन 30 करोड़ वैक्सीन डोज की सप्लाई तो भारत सरकार को कर देगी। कंपनी का टारगेट ये भी है कि अगले साल से 1 बिलियन डोज किसी तरह से हर साल वो वैक्सीन प्रोडक्शन कर सके। तो कुल मिलाकर भारत सरकार का जो वैक्सीन अभियान है, उस लिहाज से एक और राहत की खबर आप देख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पराशर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
खबर यूपी से। यूपी में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए योगी सरकार की मेगा मुहिम आज से शुरू हो रही। अनाथ बच्चों की गिनती का काम जल्द किया जाएगा। बच्चों के लीगल केयरटेकर की पहचान का काम आज से शुरू हो रहा है। बच्चों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उनकी पूरी जिम्मेदारी यूपी सरकार उठाएगी। सरकार अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और मेडिकल का जिम्मा लेगी। इस योजना में 18 साल तक के ऐसे बच्चे शामिल किए जाएंगे जिनके माता पिता दोनों की मौत कोविड काल में हो गई। इस योजना में वो बच्चे भी शामिल किए जाएंगे जिनके माता पिता में से एक की मौत 1 मार्च 2020 से पहले हो गई और दूसरे की मौत कोविड काल में हो गई, या फिर दोनों की मौत 1 मार्च 2020 से पहले हो गई थी। अगर किसी बच्चे के माता पिता की मौत कोविड के पहले हो गई और उसके लीगल केयरटेकर की भी मौत कोविड काल में हो गई, तो उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग एक्टिव हो गया। बच्चों की पहचान करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई। अनाथ बच्चों के लीगल केयरटेकर की पहचान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति बच्चों के डेवलपमेंट पर नजर रखेगी। यूपी के मूल निवासी होने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में उन बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिनके माता पिता की मौत पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की वजह से हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हुए उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये योजना कैसे पहुंचेगी उन बच्चों तक? देखिए अर्चना, जैसा कि आपने बताया कि इस योजना का शासनादेश कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है और टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है संबंधित एसडीएम, लेखपाल और कानूनगो के जरिए, ग्राम प्रधानों के जरिए और शहरी क्षेत्रों में पार्षदों के जरिए कि वो इलाकों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर वो कौन से अनाथ बच्चे हुए हैं जिनकी कोविड काल में माता पिता की मृत्यु हुई हो। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये योजना उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी अनाथ बच्चों के लिए एक मरहम का काम जरूर करेगी जिन्होंने इस कोविड महामारी के दौरान अपनों को खोया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं आपको कि 4000 रुपए प्रति महीना उन बच्चों के लालन पालन के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे सीनियर कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट भी दिया जाएगा और इसके अलावा जो बच्चियां इस लायक हो गई हैं कि उनकी शादियां हो सकती हैं लेकिन उनके माता पिता में से किसी एक की मौत हुई है या दोनों की मौत हुई है, तो उनको भी 1,01,000 रुपए दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि उनकी शादी की जा सके और उनके अपनों को खोने के दौरान सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। विशाल, यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि इन बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बीएमसी पर कोविड मैनेजमेंट के दौरान बहुत बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि कोविड सेंटर में थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक की खरीद में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी विधायक अमित साटम ने बीएमसी के अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा कि 5 करोड़ का टेंडर 8 करोड़ में क्यों दिया गया। बीएमसी की ओर से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया। बीजेपी विधायक अमित साटम का कहना है कि अस्थायी कोविड सेंटर के लिए जो टेंडर 5 करोड़ में दिए जा सकते थे उसे 8 और 9 करोड़ में दिया गया। कोविड को लेकर भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप बीजेपी के नेता और विधायक अमित साटम ने लगाया है। हमारे साथ अमित साटम मौजूद हैं। अमित जी, ये जो आपका आरोप था उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद विधानसभा में ये सारे मुद्दे उठाए। आरोप आपका क्या है? पिछले 1 साल से ज़्यादा समय में मार्च 2020 से लेकर अभी तक मुंबई महानगर पालिका ने कोविड के प्रोक्योरमेंट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने विदाउट टेंडर, विदाउट शॉर्ट नोटिस टेंडर, डायरेक्टली वेंडर्स को अपॉइंट करके बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में प्रोक्योरमेंट किया है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो हुआ है। और महानगर पालिका का बहुत सारा पैसा जो जनता का पैसा है, पब्लिक मनी है, ये पूरा पब्लिक मनी ये हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। और मैं ये कहता हूँ कि सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट जो है मुंबई महानगर पालिका का, खास करके करीबन 2000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट पिछले 1 साल में सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट ने किया है। और इसका बहुत बड़ा इसका जो कंटेंट है वो विदाउट टेंडर किया गया है। इसमें थर्मोमीटर है, ऑक्सीमीटर है, पीपी किट्स है, कोविड केयर सेंटर है। कोविड से रिलेटेड या मेडिसिन या हॉस्पिटल से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़
इन लोगों ने छोड़ी नहीं है भ्रष्टाचार करने के लिए। ये मुद्दा देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में उठाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जांच की मांग की है और अब बीजेपी इस मामले में हाईकोर्ट मूव करने की बात कर रही है। अगर इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने हाई रेट टेंडर निकाला है तमाम चीज़ों का, फिर ऑक्सीमीटर हो, थर्मामीटर हो, अगर ये इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो इनका कहना है कि ये हाईकोर्ट जाएंगे। कैमरामैन मिलिंद के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार का अब नया ठिकाना दिल्ली के मंडोली जेल का सेल नंबर 15 हो गया है। जेल में कल सुशील कुमार की पहली रात थी। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार रात भर करवट बदलता रहा। कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल सुशील को सेल नंबर 15 में ही 9 दिन के लिए दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा। सुशील कुमार की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसे जेल भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस कस्टडी चाहती थी ताकि हत्या वाली रात के कपड़े और मोबाइल की जानकारी जुटा सके, लेकिन कोर्ट ने पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दिया। पहलवान सुशील को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। सुशील कुमार पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण का आरोप है। कोर्ट ने 10 दिन ऑलरेडी पहले पीसी इसको ग्रांट कर दी है, तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की एप्लीकेशन डिसमिस की है और आज इसको जेल भेजा जा रहा है। क्या ऐसी दलील थी जिसके आधार पे पुलिस कस्टडी अदालत ने नहीं दिया? कि यही कि सफिशिएंट टाइम दे चुके थे और सफिशिएंट टाइम देने के बाद जो इन्होंने रिकवरी करनी थी उससे कर ली है, तो उसके बेस के ऊपर अब इसको जेल भेजा। मोबाइल और कपड़ों का जो इशू था वो क्या रिकवर हुआ? देखिए, अभी जो कई चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो बेटर है कि वो जब चार्जशीट फाइल आएगी उसी के अंदर ही आ जाएगा। ये अभी इनिशियल स्टेज होगी, इसके ऊपर अभी कमेंट करना कि क्या रिकवर हुआ है या क्या रिकवर नहीं हुआ। एक अफवाह कोरोना प्रोटोकॉल पर कैसे पड़ी भारी, दिखाएंगे तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। कई जिलों में लॉकडाउन में रियायत दे दी गई, लेकिन इसके साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। एमपी के 2 जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के तार-तार होने की तस्वीरें आई। ये तस्वीर राजगढ़ की है। राजगढ़ में एक अंधविश्वास की वजह से मंदिर चाटुखेड़ा परिसर में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने कोरोना को न्योता दे दिया। इलाके में अफवाह फैली कि 2 महिलाओं के शरीर में देव परियां आई हैं। देव परियां जल छिड़क रही हैं, जिससे कोरोना उनको छू भी नहीं पाएगा। अफवाह जब फैली तो मंदिर में हजारों की भीड़ जमा हो गई। कलेक्टर के आदेश पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। राजगढ़ की तरह शाहजहांपुर में भी भारी भीड़ जुटी, लेकिन यहाँ वजह दूसरी थी। बीज के लिए किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसान सोयाबीन का बीज लेने सरकारी सेंटर पर पहुंचे थे। हालात ऐसे बन गए कि किसान बीज के लिए एक दूसरे पर चढ़ने लगे। भीड़ बढ़ती हुई देखकर अफसरों ने दुकान का शटर डाउन कर दिया, जिससे गांव वाले नाराज हो गए और जाम लगा दिया। ये 2 तस्वीरें गवाह हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में लापरवाही किस कदर बढ़ती जा रही है। लोग ये भूल जा रहे हैं कि महामारी की दूसरी वेव अभी खत्म भी नहीं हुई है और ये भीड़ कोविड स्प्रेडर बन सकती है। और अभी एक ब्रेक के बाद देखिए घाटी में 24 घंटे में आतंकियों की कहां दहशत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।